Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, we are going to continue the same chapter of class 12, Political Science. It is chapter 6, International Organizations. देखिए इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ दी यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा आप देखिए जो हेडिंग है उससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और इवन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लास्ट के टॉपिक में हम ये सब समझेंगे कि किस तरह से जो यूएन है उसका किस तरह का जो रोल है वो क्या रोल प्ले कर रहा है एक तरह के यूनिपोलर वर्ल्ड में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पैरा है अमंग द कंसर्न्स अबाउट the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could have the UN cope better with the unipolar world. It is world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. ठीक है, तो अगर बाकी सारे कंसर्न्स यानी बाकी सारी चिंताओं को देखते हुए अगर देखा जाए कि जो हम रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें यूएन में, और वो एक उम्मीद भी है कि काफ़ी सारी जो कुछ कंट्रीज हैं उनको उम्मीद है कि इस तरह के अगर चेंजेस हुए तो जो यूएन है वो काफ़ी हद तक बेटर वे में, ठीक है, सामना करेगी। कॉप मीन सामना करेगी किसका? विद अ यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, एक यूनिपोलर वर्ल्ड में जहाँ पे जो यूएस है, यूएस जैसी और भी मोस्ट पावरफुल कंट्री किस तरह से एक आप कह सकते हो कि उन पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के सामने आई हैं और उनके सामने कोई भी इतनी स्ट्रांग कोई और कंट्री उनकी दुश्मन नहीं है। ठीक है, कि कोई एक सीरियस राइवल्स नहीं है। तो कैन दी यूएन सर्व एज अ बैलेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस? तो क्या आपको लगता है कि यूएन जैसी इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या वो यूएस जैसे पावरफुल नेशन के सामने जो उसकी एक डोमिनेंस हर जगह चल रही है क्या उसको बैलेंस कर पाएगा? कैन इट हेल्प मेंटेन अ डायलॉग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूएस इन प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इट वांट्स? इसके साथ ही क्या वो मेंटेन कर सकता है जो वार्ता होती है, जो डायलॉग होते हैं बिटवीन द जो यूएस के साथ और जो बाकी सारी कंट्रीज के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो बातें होती हैं, क्या उनको वो बैलेंस कर पाएगा? ऐसा तो नहीं है कि इन सारी बातों में अगर बैलेंस ना हो, इन सब डायलॉग्स में अगर मेंटेन ना किया जाए बैलेंस, तो काफ़ी हद तक झगड़े या वॉर होने के चांसेस हैं। तो यूएन की जिम्मेदारी, क्योंकि इसका काम ही है पीस मेकिंग, ठीक है, पीस को बरकरार रखना और वॉर जैसी कंडीशंस को रिमूव करना, तो इसके लिए उसको एक कह सकते हो आपकी बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। एंड प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इट वांट्स, और यहाँ तक कि उसको रोकना भी है अमेरिका, क्योंकि जो भी वो करना चाहता है उसको रोकना होगा। तो ये आपको लगता है कि यूएन ये काम कर पाएगी या नहीं? फिर नेक्स्ट पे हम देखिए यूएस पावर कैन नॉट बी इजिली चेक। ठीक है, आप देखोगे तो यूएस की जो पावर है वो इजिली आप उसको चेक नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, with the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. तो सबसे पहला पॉइंट कि हम इसकी पावर को क्यों नहीं चेक कर सकते वो ये वजह है कि जब सोवियत यूनियन डिसअपियर हो गया तो उसके बाद यूएस जो है वो अकेला ही एक सुपर पावर की तरह उभर के सामने आया। इसके बाद देखिए इट्स मिलिट्री और जो इकोनॉमिक पावर है अलाउ इट टू इग्नोर, ठीक है, द यूएन ऑन एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही जो इसकी इकोनॉमिकल और जो मिलिट्री पावर है उसकी वजह से ये यूएन और इसके जैसे यूएन की तरह ये अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इग्नोर करता है। सेकेंडली, अगर सेकेंड रीजन देखा जाए, विद इन दी यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडरेबल। ठीक है, अगर यूएन के अंदर ही आप देखो तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको यूएस का इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। इसके बाद देखिए एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दी यूएन, क्योंकि देखिए एक यूएन में एक सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है और ये कौन है? ये है यूएस। ठीक है, उसका जो अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर यानी सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूएस देता है यूएन में, इसी वजह से वो एक लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है और इसके इक्वल अनमैच है बाकी सारी जो कंट्रीज है। फाइनेंशियल पावर देखे जाए बाकी सभी कंट्रीब्यूट करती पर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती। द फैक्ट दैट द यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी गिव्स वॉशिंगटन एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके साथ ही जो यूएन है वो फिजिकली कहाँ लोकेटेड है? तो वो यूएस टेरिटरी में ही लोकेटेड है, वॉशिंगटन में, जिसके वजह से ये एक और एडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसके बाद देखिए द यूएस ऑल्सो हैज़ मैनी नेशनल्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी। इसके साथ ही देखिए यूएन के जो ब्यूरोक्रेसी यानी जो यूएन के जो नौकरशाही में देखें और उसके जो मेंबर्स भी देखें तो यूएस के काफ़ी सारे नेशन जो हैं वो इसके पार्ट हैं, इसकी ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हैं। इसके बाद देखिए इन एडिशन विथ इट्स वीटो पावर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें ये बताने कि यूएस किस तरह से एक डोमिनेंस करता है, किस तरह से उसकी हैगेमनी है पूरे वर्ल्ड में और यहाँ तक कि यूएन में भी। तो इन एडिशन और बात करें तो वीटो पावर जो है यूएस की कैन स्टॉप, वो कोई भी मूव हो, कोई भी डिसीजन हो उसको वो स्टॉप कर सकता है। डेट इट फाइंड्स अनोइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट, उसको लगता है कि उसके कोई भी फायदे की चीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है या उसको कोई इग्नोर कर रहा है
ठीक है, तो उस टाइम वो क्या करेगा, वो उस टाइम अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और उसके ही इंटरेस्ट और साथ ही उसके जो फ्रेंड्स और जो एलाइज यानी जो भी संधियां उसने किया किसी और देश के साथ, तो उनमें अगर कोई भी रुकावट लगती है उसको, तो वो अपनी वीटो पावर को यूज कर लेता है। द पावर ऑफ द यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंश्योर दैट वॉशिंगटन हैज अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। इसके साथ ही देखिए इस तरह की जो पावर है यूएस की और इसकी वीटो की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो किस तरह से एक परमानेंट मेंबर होने के नाते इन सब चीजों के वीटो पावर का इस्तेमाल करता हो। इसी की वजह से इंश्योर होता है कि जो वॉशिंगटन है वो एक कंसिडरेबल डिग्री ऑफ से है इन द चॉइस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। इसके बाद देखिए द यूएस कैन एंड डज use this power to spill the rest of the world and to reduce opposition to its policies। और यही एक वजह है कि यूएस के देखिए कितना ज्यादा उसका वर्चस्व है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन में, कि वो बाकी सारे यहाँ तक कि कोई भी जो फैसला लेना अगर सब लोग एग्री भी होंगे तब भी वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग हट जाएगा और साथ ही रिड्यूस भी करेगा अपोजिशन को और उनकी पॉलिसीज को। इसके बाद देखिए द यूएन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। इसी वजह से देखिए यूएन अगर देखा जाए उसके बैलेंस में, यूएस के बैलेंस में, तो एक यूएन हमें नहीं लगता कि एक ग्रेट बैलेंस है यूएस के सामने। नेवरथलेस इज इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड इन विच द यूएस इज डोमिनेंट। ठीक है, the UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussion over various issue। बट ठीक है, इसके अलावा अगर यूनिपोलर वर्ल्ड में देखें यानी एक ध्रुवीय वर्ल्ड में देखें तो ठीक है यूएस की डोमिनेंट तो है, बट जो यूएन है वो ट्राई करता है, वो ब्रिंग करता है वो यूएस को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक साथ लेके आता है, डिस्कशंस कराता है वेरियस इश्यूज में। यूएस लीडर्स in spite of their frequent criticism of the UN do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development। इसके साथ ही देखिए यूएस लीडर्स इन स्पाइट ऑफ दियर फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म, जो फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म भी होते रहते हैं यूएन के, उसके बाद भी देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन हाँ एक काम जरूर करती है कि सबको 190 नेशंस जो भी हैं रिलेटेड टू डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होते हैं उनमें सबको एक साथ लेके आती है। एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द यूएन प्रोवाइड्स एन अरेना इन विच इट इज पॉसिबल टू मॉडिफाई यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज। इसके साथ ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बाद अगर यूएन देखा जाए तो यूएन प्रोवाइड भी करती है एक एरेना, पूरा का पूरा एरिया प्रोवाइड करती है जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सके यूएस के एटीट्यूड्स और पॉलिसीज को। वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रियली, इसके बाद देखिए वाइल ऑफ द, अगर बात की जाए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रियली यूनाइटेड अगेंस्ट वॉशिंगटन एंड वाइल इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैलेंस यूएस पावर। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है यूएस पावर के साथ बैलेंस करना। द यूएन डज प्रोवाइड अ space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concession can be shaped। ठीक है, तो इसके साथ ही देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई कि किस तरह से यूएन जो है वो प्रोवाइड करता है एक स्पेस है ना विद इन उसी एरिया में स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें स्पेसिफिक जो भी यूएस के एटीट्यूड्स और पॉलिसीज है उनको सुना जाता है, कॉम्प्रोमाइसेस के द्वारा, कंसेशंस के द्वारा उनको फिर से रीशेप किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए द यूएन इज इन इम्परफेक्ट बॉडी। ठीक है, जो यूएनए है वो एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। बट ठीक है वो पूरी नहीं है, अधूरी है थोड़ी सी, बट अगर वर्ल्ड में देखा, अगर वर्ल्ड में अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, यूएन के अलावा अगर वर्ल्ड को देखा जाए तो शायद और भी स्थिति गंभीर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। गिवन द ग्रोइंग कनेक्शंस एंड लिंक्स बिटवीन सोसाइटीज एंड इशूज व्हाट वी ऑफन कॉल इंटरडिपेंडेंस, इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज द यूएन। तो देखिए अगर ग्रोइंग कनेक्शंस देखें, लिंक्स देखें किस तरह सोसाइटीज और इश्यूज में, तो हम देखते हैं एक वर्ड इंटरडिपेंडेंस, कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, और बहुत मुश्किल होगा ये समझना कि अगर इस तरह की यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो कैसे 7 बिलियन पीपल से ज़्यादा जो लोग हैं किस तरह से मिलजुल के रहते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट भी हैं। टेक्नोलॉजी प्रॉमिसेस टू इंक्रीज प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस। देखिए टेक्नोलॉजी ने आज बहुत प्रॉमिस कर दिया कि वो इंक्रीज करती है प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस की, इस पॉइंट पे रह के हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं एंड देयरफॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएन विल ओनली इंक्रीज। और इसी वजह से जो इंपॉर्टेंस है यूएन की वो भी इंक्रीज होती गई है। पीपल्स एंड गवर्नमेंट्स विल हैव टू फाइंड वेज ऑफ सपोर्टिंग एंड यूजिंग द यूएन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस in ways that are consistent
with their own interest and the interest of the international community more broadly। इसके साथ ही देखिए जो पेपर्स और गवर्नमेंट्स हैं उनको भी फाइंड करनी चाहिए वेज उनको सपोर्ट करने के लिए किस तरह से वो यूज़ करें यूएन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को किस वे में कंसिस्टेंट मतलब लगातार किस तरह से उसको अच्छे से यूज़ करें सपोर्ट करें विद देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है, अपने ओन इंटरेस्ट के हिसाब से और साथ ही इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी मोर ब्रॉडली। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें बल्कि इंटरनेशनल वे पे और भी कम्युनिटीज़ के बारे में भी सोचें, ठीक है। इसके बाद देखिए जो थोड़ा सा पॉइंट्स रह गए हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पॉइंट्स रह गए हैं। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक एनजीओ है डेट कैंपेन्स, वो किस लिए काम करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काम करती है। ये प्रमोट और रिस्पेक्ट करता है ऑल ह्यूमन राइट्स को इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग। इसका क्या बिलीव है, इसका बिलीव है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है और इनडिविजिबल है, ठीक है, इनसेपरेबल है, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, ये प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स को, पब्लिश भी करता है ह्यूमन राइट्स पे की रिपोर्ट को। और गवर्नमेंट्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दिस रिपोर्ट सिंस द मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज दी मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो इनकी रिपोर्ट से काफ़ी बात तक देखा जाए तो हैप्पी खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एमनेस्टी है वो उनका जो मेजर फोकस है वो है कि किस तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अपनी मिसकंडक्ट कर रही है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हैं। नेवरदलेस दिस रिपोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट, बट इसके अलावा अगर रिपोर्ट्स देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये रिपोर्ट्स रिसर्च में और एडवोकेसी ऑन वकालत करने में ह्यूमन राइट्स के, ठीक है। इसके बाद देखिए जो ह्यूमन राइट्स वॉच आ रहा है, तो ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक अनदर एनजीओ है इन्वॉल्व इन रिसर्च और एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका भी काम रिसर्च करना है और एडवोकेसी वकालत करना है ह्यूमन राइट्स की। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस, अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस की। इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडिया's अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस, इसके साथ ही ये ड्रॉ करता है यानी अटेंशन देता है कह सकते हो ग्लोबल मीडिया अटेंशन को किस पे, ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस पे, कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स जो है अब्यूज हो रहे हैं। तो इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशंस लाइक द कैंपेन्स टू बैन, इसके साथ ही ये हेल्प करता है कि बिल्ड करता है इंटरनेशनल कोलिशंस को जिसके द्वारा कैंपेन चलते हैं जो बैन करें लैंड माइंस को, स्टॉप करें जो चाइल्ड सोल्जर्स को यूज़ करते हैं, एंड टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, और इसके साथ ही ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिश किया जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी ग्रीन कलर के बॉक्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं और इससे हमें समझ में आ गया कि किस तरह से यूएस का जो डोमिनेंस है वो यूएन कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि यूएस काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी आपने जो यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड था उसमें भी आपने पढ़ा था इस सारे टॉपिक्स को, तो उसी से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स भी हैं क्योंकि यूएस काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है यूएन में, इसके वजह से इसका हेगेमनी देखा जाए तो यूएन में भी काफ़ी डोमिनेंस इसका अच्छा खासा है। और इसी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ को लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं की ज़्यादा चलती है, उनके डिसीजन ज़्यादा फेवर किए जाते हैं और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के इतने ज़्यादा नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली देखा जाए तो रीस्ट्रक्चर जो रिफॉर्म की बात की गई इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होने चाहिए जिससे नॉन परमानेंट मेंबर्स और परमानेंट मेंबर्स की जो कह सकते हो जो संख्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, जिससे अगर यहाँ पे बदलाव हो गया तो काफ़ी हद तक और भी बदलाव यहाँ पे आने की उम्मीद है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।